नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में भैया सबका स्वागत है। हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के भैया स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये आपकी जो एनसीईआरटी है, पुरानी और नई। ठीक है, एनसीईआरटी है कि कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की भैया नई और पुरानी दोनों भैया एनसीईआरटी का मिक्स है। ठीक, इसमें चर्चा क्या करेंगे भाई, देखो कक्षा 6 की पुरानी है, नई पुरानी है, प्राचीन भारत यानी रोमला थापर। जो अध्याय है भारतीय इतिहास का अध्ययन। ठीक है, कक्षा 11 और दोनों 11 की पुरानी है बेटा, प्राचीन भारत और प्राचीन भारत। ओके, मक्खन लाल की है और आपकी रामशरण की है। इसमें जो चैप्टर अध्याय का नाम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं और स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण। ठीक, पहले थ्योरी पढ़ाया जाएगा भाई, सारे हम लोग पहले थ्योरी करेंगे, इसके बाद इसका एमसीक्यू भी क्वेश्चन करेंगे। पहले थ्योरी, इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे भाई। आप लोग लाइक और भाई शेयर जरूर कर दीजिए भाई सभी लोग। चलिए, पहला जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं, एक मिनट। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में हम लोग जानेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक, स्थूल रूप से प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत को दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि बांटा जा सकता है। पुरातात्विक है एवं साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत हैं। तो पहले हम लोग चर्चा करेंगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में। भारत के अतीत की शुरुआत कई हजार साल पहले हुई है। हमारे पूर्वजों ने हम हमने सॉरी हमारे पूर्वजों ने अपने पीछे जो स्थापत्य अवशेष व दैनिक जीवन की चीजें छोड़ी हैं, उनमें से हमें अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। स्थापत्य अवशेषों में निम्नलिखित तत्व समाहित होते हैं। जो स्थापत्य अवशेष हैं, यानी पुरातात्विक जो स्रोत हैं, उनमें निम्नलिखित तत्व समाहित होते हैं, जैसे कि स्मारक या भवन है, सिक्के हैं, पत्थर तथा धातु के औजार हैं, प्रतिमाएं हैं और मिट्टी के बर्तन हैं और मूर्तियां हैं। इन सभी के बारे में हम लोग अभी अध्ययन करेंगे भाई, स्मारक के बारे में भी और सिक्कों के बारे में, मिट्टी के बर्तन, प्रतिमाएं और मूर्तियां, पत्थर और धातु के औजारों के बारे में। अगला जो पॉइंट है, कभी कभी तो इन चीजों को सचमुच ही धरती से खोदकर निकालना पड़ता है। ये समस्त चीजें ऐतिहासिक खजाने को खोज निकालने के खेल के सुराग जैसे प्रतीत होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो है, पुरातत्व विज्ञान की सामग्री से हमें जानकारी मिलती है कि हजारों साल पहले भारत के स्त्री पुरुषों का जीवन किस प्रकार का है। ये जो पुरातत्व विज्ञान है, इससे भी हमको ये जानकारी मिलती है कि हजारों साल पहले स्त्री पुरुषों का जीवन, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन किस प्रकार था। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीन काल के मानव को हम आदिम अवस्था वाला जीवन कहते हैं, क्योंकि लोग अपनी आजीविका के लिए नहीं, यानी अपनी रोजी रोटी के लिए ज्यादातर प्रकृति पर ही निर्भर था। किस पर? प्रकृति पर ही ज्यादातर वो आदमी, आदिम मानव निर्भर था। ना वे अपना भोजन पकाते थे, ना ही कपड़े सिले होते थे, ना ही उनके घर होते थे। वे अनाज और सब्जियां नहीं उगाते थे। अगला पॉइंट है, पौधों और पेड़ों से जो कुछ प्राप्त होता था वो उसी पर गुजारा करते थे और वे पशुओं को पालने की बजाय उनका शिकार करते थे। इसलिए हम उन्हें खाद्य संग्राहक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए हम आदिम जो ये मानव है उसको खाद्य संग्राहक कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, एक मिनट। अगला पॉइंट है, 1920 के दशक तक भी आमतौर पर यह माना जाता था कि भारतीय सभ्यता लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू हुई थी। यानी कि माना यह जाता था कि ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय सभ्यता शुरू होती, 1920 दशक के तब तक। लेकिन मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और हड़प्पा में हुई खुदाइयों से भारतीय सभ्यता की शुरुआत का समय लगभग 5000 ईसा पूर्व तक पीछे चला गया। कहां तक? 5000 ईसा पूर्व तक पीछे चला गया। अगला पॉइंट है, वहां प्राप्त प्रागैतिहासिक काल की वस्तुओं से पता चलता है कि यहाँ पर मानवीय क्रियाकलाप लगभग 20 लाख वर्ष पहले
प्रारंभ हुए थे, हो गए थे। अगला पॉइंट है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल को भारतीय इतिहास का अंधकार युग कहा जाता है। 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल को यह भारतीय इतिहास का अंधकार युग कहा जाता है, क्योंकि इस काल के बारे में कोई अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इस काल के बारे में हमें कोई ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अगला पॉइंट है पुरातात्विक अन्वेषण। क्या है? पुरातात्विक अन्वेषण है अगला पॉइंट है जो है 1950 के दशक से काले और लाल रंग के बर्तनों, चित्रित धूसर बर्तनों वाली संस्कृतियों तथा मालवा और जोरवे की संस्कृतियों की पुरातात्विक खोजों से कालक्रम संबंधी अंतरालों को ही नहीं बल्कि भौगोलिक अंतरालों को भरने में भी सहायता मिली है। अगला पॉइंट है पुरातात्विक खोजों से ज्ञात होता है कि क्या ज्ञात होता है कि भारतीयों ने बेटा 8000 वर्ष पहले भेड़ बकरियों को पालतू बना लिया था तथा खेती की शुरुआत कर दी थी। 8000 वर्ष पहले भारतीयों ने भेड़ बकरियों को पालतू बना लिया था और खेती करने की यानी कि खेती की कृषि करने की शुरुआत भी कर दी थी। नेक्स्ट है पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि 8000 ईसा पूर्व में भारतीयों ने भेड़ तथा बकरियों को पालतू बनाया है। ये आपकी ओल्ड एनसीईआरटी में है भैया, किसमें है? पुरानी वाली एनसीईआरटी में दिया है। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ये है आपकी न्यू एनसीईआरटी में। ओल्ड में क्या है? भेड़ बकरियों है, लेकिन जो न्यू आपकी एनसीईआरटी उसमें दिया गया कि सबसे पहले जिस जंगली जानवर को भैया पालतू बनाया गया था वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। क्या था? कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ये आपकी जो नई एनसीईआरटी है उसमें ये प्रावधान है। अगला पॉइंट है उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी जो कि इस समय ये पाकिस्तान में पड़ती है क्षेत्रों में लगभग 8000 ईसा पूर्व लोगों ने सबसे पहले जौ और गेहूं जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, जो सुलेमान और किरथर पहाड़ी है ये पाकिस्तान में पड़ती है, तो वहां से भी क्या जौ और गेहूं की फसलों का उपजाना प्रारंभ कर दिया था। इसके अलावा लगभग 1600 ईसा पूर्व में लोहे का नियमित रूप से इस्तेमाल भी होने लगा था। नेक्स्ट पॉइंट है प्रश्न नंबर अगला देखो, पॉइंट अगला है उत्खनन। उत्खनन है पश्चिमोत्तर भारत के विभिन्न पुरा स्थलों में पर हुए उत्खननों से ऐसे नगरों का पता चलता है कि जिनकी स्थापना 2500 ईसा पूर्व हुई थी। कहां से? पश्चिमोत्तर भारत से भैया इनकी पता चलता है कि इन नगरों की स्थापना 2500 ईसा पूर्व में हुई थी। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं की अवशेष मिलते हैं। पुरा स्थल किसको कहते हैं? जहां से हमें बर्तन मिले, औजार मिले और इमारतें से कुछ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ओके, पुरा स्थलों के अवशेष मिलते हैं। क्या? जैसे औजार हो गए है ना, बर्तन और इमारतें सभी अवशेष प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट है पुरा स्थलों से मिली ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वही छोड़ गए भाई। ठीक है, पहले अब उन लोगों ने अपने काम के लिए भी प्रयोग किया था, इसके बाद वो छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। भाई जो आपकी ये वस्तुएं हैं, ठीक है, जमीन के ऊपर ही मिले हैं और कभी अंदर ही मिले हैं और कभी कभी समुद्र और नदियों के तल में भी पाए जाते हैं। इसी प्रकार उत्खननों में इसमें हमें गंगा की घाटी में विकसित भौतिक संस्कृति के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। इससे पता चलता है कि उस समय के लोग जिन बस्तियों में रहते थे उनका ढांचा किस प्रकार का होता था। नेक्स्ट पॉइंट है खुदाई में हमें बड़ी संख्या में पत्थर, धातुओं और पक्की मिट्टी की आकृतियां मिली हैं जो उस समय के कलात्मक क्रियाकलापों की कहानी कहती है। भाई खुदाई में हमें बड़ी संख्या में पत्थर, धातुओं और पक्की मिट्टियों की मिट्टी की आकृतियां भी मिली हैं जो उस समय के कलात्मक क्रियाकलापों की कहानी कहती हैं। समूचे देश में गुप्त काल से लेकर वर्तमान तक के मंदिर और मूर्तियां पाई जाती है। कौन से समूचे देश में? गुप्त काल से लेकर वर्तमान तक के मंदिर और मूर्तियां पाई जाती है। इनसे भारतीयों के स्थापत्य और उनकी कला के इतिहास की जानकारी
प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है, चट्टानों को बाहर से काटकर कुछ प्रमुख विशाल मंदिर बनाए गए हैं। जैसे चट्टानों को बाहर से बेटा काटकर एलोरा का कैलाश मंदिर हो गया और मामल्लपुरम का रथ मंदिर। एलोरा का कैलाश मंदिर और मामल्लपुरम का रथ मंदिर, ये है चट्टानों को बाहर से काटकर ये विशाल मंदिर बनाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट देखिए, उन्होंने पश्चिमी भारत की पहाड़ियों में बड़ी बड़ी गुफाएं खोदकर मुख्यतः चैत्य और विहार बनाए हैं। चैत्य और विहार बनाए हैं। चैत्य बेटा क्या है, पूजा स्थल बौद्ध धर्म का, और बिहार में वो लोग रहते थे पूरा। अब बाकी इसके बारे में, चैत्य और बिहार के बारे में अभी जब हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में भी पढ़ेंगे, उसके बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा भाई। पुरातात्विक उत्खननों से बौद्ध काल के कुछ प्रमुख नगर प्रकाश में भाई, जब यह उत्खनन हुआ है पुरातात्विक, उनमें बौद्ध काल के कुछ प्रमुख नगरों प्रकाश में है, जैसे कि तक्षशिला हो गया और कौशाम्बी हो गया, काशी हो गया, अयोध्या हो गया, वैशाली हो गया और बोध गया आदि। ये प्रमुख बौद्ध काल के नगर थे। कहा जाता है कि 6ठी शताब्दी से पूर्व में बुद्ध तक्षशिला के अलावा इनमें से सभी स्थानों पर गए थे। यानी कि जो आपको 6 स्थान दिया गया है, तक्षशिला को छोड़ दिया जाए तो बुद्ध कौशाम्बी, काशी, अयोध्या, वैशाली और बोध गया में गए थे, ये कहा जाता है। अगला पॉइंट है, दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि चीजें भी कब्र में गाड़ते थे और उसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे भाई। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, जब कोई व्यक्ति उसकी मृत्यु हो जाती थी तो शव के साथ बेटा औजार भी डालते थे, हथियार, मिट्टी के बर्तन भी आदि चीजें कब्र में ही गाड़ देते थे, ठीक है, और बड़े बड़े पत्थर उसमें खड़े कर दिए जाते थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण यानी कि मेगालिथ कहते हैं भाई। महापाषाण या मेगालिथ कहते हैं। हालांकि सभी महापाषाण इस श्रेणी में नहीं आते हैं। सभी जो महापाषाण हैं इस श्रेणी में नहीं आते हैं। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना। अगला पॉइंट है, इनकी खुदाई से पता चलता है कि लौह युग की शुरुआत होने पर दक्कन के लोग किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे। जिस विज्ञान के आधार पर पुराने टीलों का क्रमिक स्तरों में विधिवत उत्खनन किया जाता है और प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, उसे पुरातत्व यानी कहते हैं, यानी आर्कियोलॉजी कहा जाता है भाई। आर्कियोलॉजी कहा जाता है। देखो मैं बता दूं कि ये जो आज से आपकी नई सीरीज में चला रहा हूँ पूरी एनसीईआरटी भी, ये अभी मैं आपको प्राचीन भारत पढ़ाऊंगा, इसके बाद में आपको मध्यकालीन और सारे यानी कि आपकी आधुनिक भारत भी पढ़ाया जाएगा। इसमें जो है मिक्स है भैया, ओल्ड और एनसीईआरटी और आपकी पुरानी और नई दोनों एनसीईआरटी मिक्स है। जब हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे भाई, जैसे मैं इसकी भी आपकी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, इसके जब ये चैप्टर फिनिश होगा तो इसके तुरंत बाद आपको प्रैक्टिस स्टडीज की सारी करा दी जाएंगी, जितने भी क्वेश्चन इस प्रकार के बन सकते हैं। अगला पॉइंट है टीला। आखिर टीला है क्या? टीला धरती की सतह से के उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्तियों के अवशेष रहते हैं। टीलों के निम्न प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि एकल सांस्कृतिक है, मुख्य सांस्कृतिक है और बहुसांस्कृतिक है। और एकल सांस्कृतिक है क्या? एकल सांस्कृतिक के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्या अच्छा ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं? कि और कुछ बड़ा कर लिया जाए भाई, और मैं कुछ आपको बड़ा कर देता हूँ कि और एकदम क्लियर से दिखाई दे, ठीक है। चलिए भाई, एकल सांस्कृतिक के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं भाई। एकल सांस्कृतिक टीलों में सर्वत्र एक ही संस्कृति दिखाई देती है। कुछ टीले केवल चित्रित धूसर मृदभांड अर्थात पेटेंट ग्रेवेयर यानी पीजीडब्ल्यू संस्कृति के घोतक हैं। कुछ सातवाहन संस्कृति और कुछ कुषाण संस्कृति के घोतक हैं, जो आपके एकल सांस्कृतिक टीलों के अंतर्गत आते हैं। अगला है, मुख्य सांस्कृतिक टीलों में एक संस्कृति की महत्ता होती है। मुख्य जो सांस्कृतिक टीले होते हैं उसमें एक संस्कृति की महत्ता होती है। बहुसांस्कृतिक टीलों में उत्तरोत्तर अनेक संस्कृतियां पाई जाती हैं जो कभी कभी एक दूसरे के साथ साथ चलती है। जो आपकी बहुसांस्कृतिक टीला होता है उसमें उत्तरोत्तर अनेक संस्कृतियां पाई जाती हैं जो कभी कभी एक दूसरे के साथ चलती हैं। अगला पॉइंट है
टीलों की खुदाई जो टीलों की खुदाई होती है वो दो तरह से की जा सकती है। कितनी तरह से? दो तरह से टीलों की खुदाई की जा सकती है। जैसे एक है अनुलंब अथवा क्षैतिज। अनुलंब अथवा क्षैतिज। अब अनुलंब क्या है? अनुलंब उत्खनन का अर्थ है सीधी खड़ी लंबवत खुदाई करना। क्या है? सीधी खड़ी भैया लंबवत खुदाई करना, ये होता है आपका अनुलंब उत्खनन। अगला पॉइंट है, इसके अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों का कालक्रमिक तांता उद्घटित होता है और यह सामान्यतः स्थल के कुछ भाग तक ही सीमित रहता है। जो आपका बेटा अनुलंब है ये स्थल के कुछ भाग तक ही सीमित रहता है। ये पॉइंट ध्यान देना। जो आपका लंबवत है बेटा, लंबवत उत्खनन होता है, इसके अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों का कालक्रमिक का उद्घटित होता है। जो ये संस्कृतियां हैं उसको कालक्रमिक, ठीक है, यह समानता जो होता है स्थल के कुछ भाग तक ही सीमित रहता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस उत्खनन से विभिन्न संस्कृतियों के कालक्रमिक का उद्घटित होता है, तो आपके लंबवत उत्खनन यानी कि अनुलंब उत्खनन होता है। क्षैतिज उत्खनन की अगर हम बात कर लें, सारे टीले की या उसके बृहद भाग की खुदाई, क्षैतिज जो उत्खनन होता है सारे टीले की या उसके बृहद भाग की इसमें खुदाई करते हैं। इस तरह की खुदाई से हम उस स्थल के काल विशेष की संस्कृति का पूर्ण आभास पा सकते हैं। क्षैतिज उत्खनन खर्चीले होने के कारण बहुत कम की गई है। क्षैतिज जो उत्खनन है वो बहुत ही खर्चीली है, इसलिए उसको बहुत कम ही की जाती है। उत्खनन और अन्वेषण के फलस्वरूप प्राप्त भौतिक अवशेषों का विभिन्न प्रकार से वैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है। अगला पॉइंट है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण की विधि से यह पता लगाया जाता है कि वे किस काल के हैं। किसमें से? अगर तो रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि से यह पता लगाया जाता है कि वे किस काल के हैं। इसको भी आप लोग ध्यान देना भाई। पौधों के अवशेषों का परीक्षण कर विशेषतः पराग के विश्लेषण द्वारा जलवायु और वनस्पति इतिहास का भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है, इसी आधार पर क्या कहा जाता है कि राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व में हुई थी भाई, ठीक है। 7000 से लेकर 6000 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ? राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन। अगला पॉइंट है, धातु की शिल्प वस्तुओं की प्रकृति और घटकों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है और उसके परिणाम से पता चलता है कि वे स्थान कहाँ हैं जहां से ये धातुएं प्राप्त की गई हैं, और इससे धातु विज्ञान के विकास की अवस्थाओं का भी पता लगाया जा सकता है। अगला पॉइंट है, पशुओं की हड्डियों का परीक्षण कर उनकी पहचान की जाती है और उनके पालतू होने तथा तरह तरह के, अरे भाई क्यों भग रहा है, तरह तरह के काम में लाने का पता भी लगाया जाता है उनकी हड्डियों से। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राग इतिहास के क्षेत्र में किए गए अनुसंधानों से पता चलता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में मानवीय गतिविधियां बहुत पहले अर्थात लगभग 20 लाख वर्ष पहले से ही शुरू हो गई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में ये गतिविधियां। अगला है, पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि भारत में शैल चित्रकला की परंपरा 12,000 वर्षों से भी अधिक पुरानी है। कितनी है? 12। जो शैल चित्रकला की परंपरा है वो 12,000 वर्षों से भी अधिक पुरानी है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है सिक्कों। हम लोग सिक्कों के बारे में अध्ययन करेंगे भाई। सिक्के, कॉइन्स, सिक्के, ठीक है। आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए सभी लोग। इसमें पहला पॉइंट देखो, सिक्के भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए दूसरे सबसे प्रमुख स्रोत हैं। सिक्के अधिकतर एक साथ बड़ी संख्या में प्राप्त होते हैं जो खेतों को खोदते समय अथवा भवनों और सड़कों आदि के निर्माण हेतु नींव की खुदाई के समय पाए जाते हैं। अनेक सिक्के और अभिलेख धरातल पर भी मिलते हैं, पर इनमें से अधिकांश जमीन को खोदकर निकाले गए हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं, यानी कि न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है सिक्कों के अध्ययन को। अगला पॉइंट है, आजकल की तरह
प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का प्रचलन नहीं था, पर धातु धन यानी धातु मुद्रा सिक्का का प्रचलन था। भाई कागज का मुद्रा तो नहीं था, यानी आपके कागज के नोट पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन सिक्का थे, भाई कॉइन थे धातु के। अगला पॉइंट है, पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बनते थे। भाई पुराने सिक्के होते थे तांबे के बनते थे, चांदी हो गया, सोना हो गया और शीशे के बनते थे। इन सिक्कों की ढलाई सांचे में की जाती थी। पकाई गई मिट्टी के बने सिक्कों को के सांचे बड़ी संख्या में मिलते हैं। अगला पॉइंट है, इनमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल के अर्थात ईसा की आरंभिक 3 सदियों के हैं। गुप्तोत्तर काल में से सांचे लगभग लुप्त हो गए थे। यानी कि गुप्त काल के बाद जो गुप्तोत्तर काल आता है तो ये सांचे हैं एकदम से लुप्त हो गए थे। अगला पॉइंट है, प्राचीन काल में आज जैसी बैंकिंग प्रणाली नहीं थी, इसलिए लोग अपना पैसा मिट्टी और कांसे के बर्तनों में बड़ी हिफाजत से जमा करते थे, ताकि मुसीबत के दिनों में उस बहुमूल्य निधि का उपयोग कर सके। नेक्स्ट है निधियां यानी कि फंड्स। ऐसी अनेक निधियां जिनमें न केवल भारतीय सिक्के हैं बल्कि रोमन साम्राज्य के जैसे कि विदेशी टकसालों में ढाले गए सिक्के भी हैं, जो देश के अनेक भागों मिलते हैं। यानी जो रोमन साम्राज्य था बेटा, वहां से भी विदेशी टकसालों में छापे गए या ढाले गए सिक्के हमारे देश में अनेक भागों में प्राप्त हुए हैं। ये निधियां अधिकतर कलकत्ता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, मुंबई और मद्रास के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। ये जो निधियां हैं, जो ये फंड्स हैं बेटा, कलकत्ता की, ठीक है, संग्रहालय में, पटना हो गया, लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, जयपुर, मुंबई और मद्रास के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। अगला है, बहुत से भारतीय सिक्के नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संग्रहालयों में भी देखने को आपको मिलते हैं। बहुत सारे सिक्के यहाँ पर भी। चूंकि ब्रिटेन ने भारत पर लंबे समय तक शासन किया, इसलिए ब्रिटिश अधिकारी भी अपने निजी तथा सार्वजनिक संग्रहालयों में बहुत सारे सिक्के भारत से ले गए थे। ठीक है, देखो अगला पॉइंट है, प्रमुख राजवंशों के सिक्के की सूचियां तैयार कर प्रकाशित की गई हैं। प्रमुख जो राजवंश जैसे कि कलकत्ता के इंडियन म्यूजियम में, लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में आदि के सिक्कों की ऐसी सूचियां आपको उपलब्ध है। यहाँ पर पॉइंट क्या था कि जो राजवंश, प्रमुख जो राजवंश हैं, उनके सिक्के की सूची तैयार कर उनको प्रकाशित की गई है। जैसे कि आपके कलकत्ता का जो इंडियन म्यूजियम है, लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में इन सिक्कों की ऐसी सूचियां आपको देखने को मिल सकती है। परंतु बहुत सारे सिक्कों की सूचियां बनाना और प्रकाशित करना अभी भी बाकी है। अगला पॉइंट है, आहत सिक्के। क्या है आहत सिक्के? यानी कि पंचमार्क क्वाइन यानी कि सिक्के। सबसे पहले सिक्के जिन्हें आहत सिक्के कहा जाता है, चांदी एवं तांबे के प्राप्त होते हैं। किसके? चांदी और तांबे के प्राप्त। जो आहत सिक्के हैं सबसे पहले वो चांदी और तांबे के प्राप्त हुए हैं। कुछ सिक्के सोने के भी प्राप्त हुए हैं, जिनकी संख्या कम है। सिक्के सोने के भी प्राप्त होते हैं लेकिन उनकी संख्या कम थी, लेकिन बड़े वे दुर्लभ हैं और प्रामाणिकता संदिग्ध है कि आखिर सोने के सिक्के थे कि नहीं, लेकिन तांबे और चांदी के प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट है, पंचमार्क सिक्के भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं और उन पर केवल प्रतीक अंकित है। प्रत्येक प्रतीक को अलग से अंकित पंच यानी कि पंच किया गया है। ऐसे सिक्के समूचे देश में तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक तथा सुदूर दक्षिण में भी इन सिक्कों पंचमार्क सिक्के मिले हैं। वे खुदाई में उन पर कोई शब्द अथवा लेख अंकित नहीं था। जो पंचमार्क सिक्के पर उन पर कोई लेख अंकित नहीं था, कोई शब्द भी अंकित नहीं था। हमारे आरंभिक सिक्कों पर तो कुछ प्रतीक मिले हैं, पर बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियों का भी उल्लेख किया गया है बाद के सिक्कों पर। अगला पॉइंट है, इन सिक्कों की उपलब्धि स्थान बतलाते हैं कि उन स्थानों में इन सिक्कों का प्रचलन था। इस प्रकार प्राप्त सिक्कों के आधार पर कई राजवंशों के इतिहास का पुनः यानी कि सिक्कों के आधार पर बेटा कई ऐसे राजवंश हैं जिनके सिक्कों का भैया उस पर भी इतिहास लिखा जा चुका है। विशेषता जैसे कि उन हिंद यमन शासकों के इतिहास का जो उत्तरी अफगानिस्तान से भारत पहुंचे थे, जो हिंद यमन थे, इनके जो इतिहास है सिक्कों से भैया संबंधित इनको पुनर्निर्माण संभव हुआ है, और जिन्होंने ईसा पूर्व 2री और 1ली सदियों में यहाँ शासन किया था।
जो आपके हिंद यमन शासक थे। नेक्स्ट है भारतीय यूनानी सिक्के, इंडो ग्रीक कॉइन्स। इसके बाद भारतीय यूनानी अथवा हिंद यमन सिक्के हैं, सभी चांदी और तांबे के हैं और कोई कोई सोने के भी हैं। ज्यादातर चांदी और तांबे के हैं, लेकिन कोई कोई सोने के भी प्राप्त होते हैं सिक्के। अगला है भारतीय यूनानी सिक्कों पर बड़ी सुंदर कलात्मक आकृतियां देखने को मिलती हैं। जो भारतीय यूनानी सिक्कों की बात हो रही है, ओनली भारतीय की नहीं। सिक्कों के मुख्य भाग पर राजा की तस्वीर अथवा उसकी आवश्य आकृति तथा पृष्ठ भाग पर किसी देवता की मूर्ति अंकित होती थी। जो मुख्य भाग था उसमें राजा की तस्वीर अथवा उसकी आवश्य आकृति थी, और जो आपका पृष्ठ भाग था उसमें किसी देवता की मूर्ति अंकित रहती थी। अगला पॉइंट है सिक्कों से हमें उन अनेक शक पार्थियन राजाओं के बारे में पता चलता है कि जिनके बारे में हमें अन्य किसी स्रोत से कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे भाई कुषाण कालीन सिक्के के बारे में। जितने भी सिक्के हैं, कुषाण कालीन हो गया, मौर्य कालीन हो गया, गुप्त कालीन हो गया, गुप्तोत्तर कालीन हो गया, इनके बारे में कल वाली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सभी को यह धन्यवाद। आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मैं फिर से बता दूं आपको, ये जो आपकी क्लास है रेगुलर मैं आपको वीडियो दूंगा भाई, है ना। और आपको जब ये आपकी थ्योरी खत्म हो जाएगी, इसके बाद हम इसी के एमसीक्यू क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो धन्यवाद सभी को, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।